हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बाथरूम की फिक्र। हम इस पाठ के वीडियो का सेकंड पार्ट करेंगे। मैंने उत्तर दिया, मेरे तो लोगों को मानसिक आघात दी, लेकिन ईश्वर ने मुझे शारीरिक चोट क्यों दी। लेखक क्या कहता है कि उसने लोगों को कैसे आघात मतलब चोट होता है। तो क्या बोलता है कि मैंने लोगों को मानसिक आघात मतलब कि मानसिक चोट दी। मानसिक मतलब जो उसके मन पर लगे, और शारीरिक मतलब हमारा जो शरीर होता है बाहर की तरफ से, जैसे हाथ पे यहाँ पर कहीं चोट लगना तो उसको कहते हैं शारीरिक चोट। तो क्या कह रहा है कि ईश्वर ने मुझे कैसी चोट दी है, शारीरिक चोट दी है, लेकिन क्यों। दूसरे मित्र ने फरमाया, डॉक्टर साहब अगर एनेस्थीसिया की जरूरत हो तो यहाँ कई कवि मौजूद हैं, कविताएं शुरू करा दे, मरीज बेहोश हो जाएगा और प्लास्टर आराम से बन जाएगा। लेखक के एक दूसरे मित्र हैं, उन्होंने फरमाया मतलब कहा, किससे कहा, डॉक्टर साहब से, कि अगर एनेस्थीसिया मतलब ये दवाई होती है जो ऑपरेशन के समय मरीज को बेहोश करने के लिए दी जाती है, तो बोलते हैं कि अगर इस दवाई की जरूरत हो तो यहाँ पर कई कवि मौजूद हैं, मतलब उसके जो कवि मित्र थे वो सब वहाँ पर मौजूद थे। तो कहता है कि इनसे हम कविताएं शुरू करवा दें जिससे मरीज बेहोश हो जाएगा और आप अच्छे से प्लास्टर कर सकते हैं। लोगों की राय यह थी कि यदि कवियों को कुछ समाज उपयोगी बनाना है तो अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। वे ऑपरेशन कक्ष में मरीज को कविताएं सुनाकर आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन के समय बेहोश करें, किंतु इस समय निर्णय में यह परेशानी है कि कवियों के भाव बहुत बढ़ जाएंगे और वह डॉक्टर की फीस से ज़्यादा पैसे लेने लगेंगे। लोग क्या राय देते थे, मतलब क्या मत देते थे अपना, कि कवियों को समाज उपयोगी बनाना, मतलब कि कवि कविताएं सुनाते हैं उनको, लेकिन उनको समाज में उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगा देना चाहिए। और तब क्या होगा कि वो क्या करेंगे, ऑपरेशन में मरीज वो ऑपरेशन के समय मरीज को कविताएं सुनाएंगे जिससे मरीज बेहोश हो जाएगा और उसका इलाज ठीक से हो पाएगा। लेकिन वो लोग निर्णय नहीं ले पाए थे। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर कवियों को अगर ये कार्ड दे दिया जाए तो उनके भाव अधिक बढ़ जाएंगे, मतलब वो उसकी फीस ज़्यादा लेंगे और वो फीस डॉक्टर की फीस से भी ज़्यादा हो जाएगी। मित्रों ने मुझे कई बार समझाया कि 3 माह बिस्तर पर पड़े रहोगे तो अपने आप संत और ऋषि बन जाओगे। किसी ने कहा राम का नाम लेना शुरू करो, सारे पाप धुल जाएंगे। दूसरे ने समझाया कि एक उपन्यास लिख डालो तो शायद जितना आर्थिक नुकसान हुआ है वह रॉयल्टी से वसूल हो जाएगा। मैंने यह तो नहीं किया, लेकिन उन तमाम स्थानीय कवियों की रचनाएं इस बीच सुनता रहा और सुनता रहा, जिन्हें शायद कभी 1-2 कविताएं सुनने के बाद पास नहीं भटकने देता था। मालूम नहीं कि ये मेरी मजबूरी थी या उनका सौभाग्य था। मैंने डॉक्टर से स्लिम फास्ट के लिए सलाह मांगी। उनका कहना था कि मेरे मरीज का वजन बढ़ता ही है, घटता नहीं। मैं चुप हो गया। एकांत में कभी मैं अपने आप पर खींचता कि ऐसी भी क्या लापरवाही कि बाथरूम में गिर पड़ा। कभी नियति को कोसता, कभी ईश्वरवादी बनकर कष्ट निवारण के लिए आत्मनिवेदन करता। इस बीच 2-4 व्यंग और समीक्षाएं जरूर लिख पाई, लेकिन उपन्यास की बात दिल में दब गई। इसकी वजह यह है कि एक साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा की चपेट में आकर लिखने का दुस्साहस एक मास्टर नहीं कर पाता। हाँ, छात्रों को परीक्षा के समय यथातथा पढ़ाने की चेष्टा जरूर करता रहा। इन दिनों मेरा विवाह मुझ पर खुश था क्योंकि मैं बहुत कम खाता था। क्या कहता है लेखक कि उसके मित्रों ने उससे कई बार समझाया कि 3 माह तक जब बिस्तर पे पड़े रहोगे तो तुम क्या बन जाओगे, संत या ऋषि बन जाओगे। कैसे? अगर वो धार्मिक किताबें पढ़ेगा। किसी ने कहा, कोई मित्र क्या कहता है कि राम नाम लेने की सलाह दी, मतलब कुछ लोग कहते हैं उसके मित्र जो है वो कि तुम भगवान का नाम लो, तो कुछ कहते हैं कि उपन्यास लिखो, जो रचनाएं होती हैं तो बोलते हैं कि उपन्यास लिखो या रचनाएं करो जिससे तुम्हारा जो आर्थिक नुकसान हुआ, मतलब इतने टाइम तक वो बिस्तर पर
पैसा नहीं कमा सका, तो जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो रॉयल्टी के द्वारा उसे वापस मिल जाएगा। रॉयल्टी मतलब पुस्तक के लेखक को जो उसकी कीमत मिलती है उसे रॉयल्टी कहते हैं। तो लेखक क्या कहता है कि उन सबकी बातें सुनकर उसने जो कवि थे उन लोगों की कई कविताएं भी सुनी और उन्हें सहता रहा, मतलब उसे नहीं पसंद थी फिर भी उसे वो कविताएं उनकी सुननी पड़ी। और नहीं तो अगर वो नॉर्मल था तब वो क्या करता था, उनकी एक दो कविताएं सुनकर जो वहाँ से चला जाता था, लेकिन अभी उसकी मजबूरी थी कि उसे ये सब सुनना था। तो वो क्या कहता है कि पता नहीं मेरी मजबूरी है या उनका सौभाग्य है कि मैंने उनकी कविताएं सुनी। अब वो अपने डॉक्टर से कहता है कि मैं स्लिम ट्रिम कैसे रहूं, स्लिम फास्ट। तो वो क्या कहते हैं डॉक्टर कि मेरे जो मरीज है उनका वजन बढ़ता ही है, घटता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति एक ही जगह बैठा रहेगा तो उसका वजन बढ़ेगा। इसीलिए अब लेखक चुप हो जाता है और एकांत में कभी वो अपने आप पर खींचता है, मतलब अपने ऊपर गुस्सा दिखाता है, या कभी भगवान से प्रार्थना करता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और इस बीच लेखक ने क्या किया, 2-4 व्यंग और कुछ समीक्षाएं लिखी, लेकिन उपन्यास की बात दिल में ही रही, मतलब वो कुछ उपन्यास लिखना चाहता था वो नहीं लिख पाया। इसकी वजह यह थी कि शारीरिक और मानसिक, मतलब उससे शारीरिक चोट लगी थी, उसका पेट टूटा था, और मानसिक मतलब वो अंदर से भी थोड़ा दुखी था, और आर्थिक पीड़ा, मतलब उसे वो अभी कुछ काम भी नहीं कर पा रहा था जिससे वो पैसे भी नहीं कमा सकता था। तो इस तरीके से वो इतनी सारी परेशानियों में पड़ गया था, चपेट में आने, मतलब इतनी सारी परेशानियां एक साथ आने के कारण वो इस तरीके के कार्य नहीं कर सका। लेकिन वो एक शिक्षक था, इसलिए वो क्या करता था, जब बच्चों को परीक्षा के समय पढ़ने की जरूरत होती थी तो उन्हें थोड़ा कभी कभी पढ़ा दिया करता था। चेष्टा करना मतलब पढ़ाने का प्रयत्न करना, कोशिश करना। इन दिनों उसका लीवर उस पर बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम खाता। बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं दार्शनिक हो गया। मैंने अपने कई साथियों से कहा, यार हड्डी टूटती रहती है, असल बात यह है कि आदमी के भीतर का मनोबल न टूटे। मैं इस तरह के फलसफे से मानवीय संकल्पों की दुहाई देता और आदमी के अपराजय संघर्ष की बात करता। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने को बहला रहा था या हर सामने वाले को गुमराह कर रहा था। हाँ, एक बार इस बीच जरूर हुई, जब बाहर से कोई मित्र बंधु मुझे देखने आते तो मैं बहुत खुश होता कि मुझे चाहने वालों की कमी नहीं। चूंकि एक पत्रकार मित्र ने यह हादसा समाचार पत्र में दे दिया था, इसलिए मैं जानने की कोशिश करता कि समाचार पढ़कर कितने लोग देखने के लिए आए। दरअसल दर्द में आदमी आने वाले हमदर्दों का पूरा रिकॉर्ड रखता है और न आने वालों का मानसिक लेखा जोखा रखता है, बना लेता है। यहाँ उड़ी हुई दार्शनिकता काम नहीं देती और हड्डी टूटने का ध्यान बराबर बना रहता है। मेरा फलसफा सुनकर मेरे एक मित्र ने कहा कि दर्द सबको मांझता है, आप भी उच्चतर भावभूमि पर पहुंच रहे हैं। मैंने कहा कि इस पंक्ति के रचयिता तो मृत्यु लोग छोड़ चुके हैं, कम से कम तुम मेरा कमरा छोड़कर मुझे दैनिक क्रियाओं के लिए मुक्त करो। वे ठहाका मारकर चले गए और मैं भी अपने भारी भरकम शरीर की टूटी हड्डी और 21वीं सदी के काल्पनिक चित्र अपने दिमाग में संजोने लगा। लेखक जो है वो बिस्तर पर लेटे लेटे अपने आप को क्या मानता था, दार्शनिक। दार्शनिक मतलब किसको कहते हैं, जिसे जो संसार और परमात्मा के बारे में विचार करता है, उसे दार्शनिक बोलते हैं। और वो क्या सोचते, उसके अपने कई साथियों ने क्या कहा कि यार हड्डी टूटती जुड़ती रहती है। क्या कहता है अपने मित्रों से कि हड्डी तो टूटती और जुड़ती रहती है, लेकिन हमारे अंदर का मनोबल नहीं टूटना चाहिए, मतलब हमें अंदर से नहीं टूटना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्योंकि अगर हम हिम्मत हार जाते हैं तो आगे कुछ नहीं कर पाते। और इस तरीके से वो अपने मित्रों को कहता रहा, लेकिन वो क्या सोचता था कि इस तरीके की बात कहकर
मैं उन्हें बहला रहा हूँ, अपने आप को बहला रहा हूँ या उन्हें गुमराह कर रहा हूँ। और इस बीच बहुत से उसके जो मित्र हैं वो उससे मिलने आते हैं, और जब वो उसके मित्र उनसे मिलने आते हैं तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन उसका एक जो पत्रकार मित्र था, उन्होंने उसकी ये जो बात दुर्घटना थी उसे पेपर में छाप दिया था, तो जिसके कारण वो क्या सोचता था कि अब इस समाचार को पढ़कर कितने लोग उससे मिलने आते हैं। और बात क्या थी कि दर्द में आदमी आने वाले हमदर्दों का लेखा जोखा रखता है, रिकॉर्ड रखता है, मतलब लिखित विवरण रखता है। तो जब व्यक्ति दर्द में होता है उससे कौन मिलने आता है, कौन उसका ध्यान रखता है, सबका वो हिसाब रखता है, और न जो नहीं आता है उनका भी मानसिक लेखा जोखा रखता है, मतलब उनके लिए जो भावना होती है उसके मन में रहती है कि हाँ वो व्यक्ति मुझसे मिलने नहीं आया। यहाँ उड़ी हुई दार्शनिकता काम नहीं देती, मतलब यहाँ पर दिखावा कोई भी काम नहीं देता। और इस तरीके से उसका एक मित्र बात सुनकर उससे क्या कहता है कि दर्द सबको मांझता है, मतलब दर्द सबकी परीक्षा लेता है। और क्या कहता है कि आप भी उच्चतर भावभूमि पर पहुंच रहे हैं, मतलब उच्च स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो उसने अपने मित्र से क्या कहा कि ये पंक्ति जिस कवि ने लिखी थी वो तो परलोक सिधार गए हैं, मतलब अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे और तुम भी मेरा कमरा छोड़कर चले जाओ। तो इस तरीके से उसका मित्र हंसते हुए चला जाता है, और वो अपने भारी भरकम और टूटी हुई हड्डी को लेकर बैठा रहता है, और 21वीं सदी के काल्पनिक चित्र अपने मन में संजोने लगता है। ये पाठ हमारा यहीं पर फिनिश हुआ। थैंक यू टू ऑल। जय